हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट चला है। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं पर्यावरणीय संरक्षण। पर्यावरणीय संरक्षण में हमारा टॉपिक चल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण में भारतीय नेताओं के योगदान, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में महात्मा गांधी और गुरुदेव टैगोर जी के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। ये लोग आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जे कृष्णमूर्ति। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हमारे सिलेबस में इन तीनों लोग के ही बारे में दिया गया है, तो किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें तीनों को प्रॉपर एक समान पढ़ना है, ठीक। किसी को ऊपर नीचे नहीं करना है, सबके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और बात, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो पढ़ाते हैं मेनली हमारा बेस्ड है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यानी जो हमारा MGKVP है उस पर बेस्ड मानकर अधिकतर क्लासेस चलाते हैं हम लोग। तो उसी के हिसाब से, क्योंकि उसके एग्ज़ाम डेट जो है अभी नहीं आई है, तो उसी का हमारा शेड्यूल बना था कि चलने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि JNCU जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, उसका भी सिलेबस महात्मा गांधी के सिलेबस जैसा ही मैच करता है। तो वहाँ के बहुत सारे दोस्त जो हैं जुड़ चुके हैं और उनकी जो परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम हैं, नज़दीक आ चुकी है। तो हम अपना बहुत ही बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का ये फर्स्ट यूनिट चल रहा है, ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट में पढ़ाई करेंगे। और JNCU का सेकेंड सेमेस्टर की क्लासें समाप्त की जा चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी भी क्लास एटलीस्ट, पता चला है कि 8 जुलाई से है, तो 8 जुलाई तक एटलीस्ट 3 यूनिट तक पहुंच जाएं, ठीक। तो बस आप लोग बस कोऑपरेट करिए और धैर्य बना के रखिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है जे कृष्णमूर्ति के जीवन परिचय। जीवन के परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पूछेगा तो इनके जीवन परिचय के बारे में लिखना हमें ज़रूरी है, ठीक। तो जे कृष्णमूर्ति एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे और बहुत ही एक समाज सेवी व्यक्ति थे, ठीक। इनका जन्म 11 मई 1895 में मदनापल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। मदनापल्ली एक छोटे से कस्बे मदनापल्ली के चित्तूर जिले, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में हुआ था, ठीक। इनके माता का नाम जे संजीवम्मा और पिता का नाम जे नारायण था। इनके पिता एक एक्स सिविल सर्वेंट थे, यानी एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इनकी माता का देहांत जब ये 10 साल के थे तभी हो गया था, ठीक। लिखा यहाँ पे 10 साल की उम्र हुई माता का देहांत होने के बाद इनके पिता 1908 में एनी बेसेंट को तो आप जानते ही हैं। एनी बेसेंट जो कि हमारे स्वतंत्रता में भी, इवन विदेशी होते हुए भी ये हमारे फ्रीडम फाइटर थी और हमारी स्वतंत्रता में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो एनी बेसेंट के आमंत्रण पर मद्रास के उडियार में स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी इन्होंने स्थापना की थी, में रहने लगे। यानी माता का इनके देहांत हो गया था 10 वर्ष की उम्र में, तो इनके पिता ही इनका पालन पोषण कर रहे थे। तो 1908 में एनी बेसेंट जी ने इनको मद्रास के उडियार में बुला लिया। तो ये क्या करने लगे, वहीं मद्रास के उडियार में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी में रहने लगे। तो ये एनी बेसेंट के चरणों कदम पर पढ़ने लगे, पालन पोषण, एक गोद हुए पुत्र के समान एनी बेसेंट ने इनका पालन पोषण किया, ठीक। और उनकी संपूर्ण शिक्षा देखिए इंग्लैंड में हुई। इनको एनी बेसेंट अपने पुत्र की तरह मानती थी और इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड में भेज दिया गया। इनकी संपूर्ण शिक्षा इंग्लैंड में हुई। 1920 में वे पेरिस गए और फ्रेंच भाषा में कुशलता प्राप्त की। ये इसलिए लिखा गया है, यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है, क्योंकि वो फ्रेंच भाषा में बहुत, उनकी जो कृतियाँ हैं, उनकी जो कंपोजिशंस हैं, रचनाएं हैं, वो फ्रेंच भाषा और अंग्रेजी भाषा में ही है अधिकतर। उनका अनुवाद उसके बाद हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु यानी अन्य भाषाओं में किया गया है, इसलिए इस बात को यहाँ पर नोट किया गया है, ठीक। 1920 में एनी बेसेंट उन्हें उडियार वापस ले आई, ठीक। यहाँ तक हो गया, अच्छा भाई। अब 1922 में उनके साथ कोई घटना घटी जिससे उनका दिल पसीज गया और उन्हें करुणा के स्पर्श हो गया।
विदेश से पढ़ के आए थे, लेकिन 1922 में कोई घटना घटी जिससे उनको करुणा का स्पर्श हुई, यानी उनके दिल में कुछ हुआ, एज मान सकते हैं ठीक जैसे महात्मा बुद्ध के साथ हुआ था। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि वो करुणा सारे दुख कष्टों को हर लेती है। अब कौन सी करुणा इसके बारे में नहीं पता, पर कोई करुणा, कोई दुख, कोई तकलीफ इनको हुई जो सारे दुख और कष्टों को हर लेती है। इस अनुभूति के साथ ही उन्होंने मानव कल्याण के लिए और उनके दुखों से मुक्ति के लिए उठ खड़े हुए और मानव कल्याण में लग गए। समाज सेवा में वो दिनरात कार्यरत रहे और ये पर्यावरण के भी बहुत ही करीबी थे और ये भी बहुत बड़े पर्यावरणिक थे। ये भी नेचर को उतना ही प्रायोरिटी देते थे जितना कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी देते थे। ये भी सेम वैसा ही मानते थे कि बच्चे को आप बर्डन न दीजिए, आप उनको ज़बरदस्ती मत कीजिए कि वो पढ़ाई करे। वो ये भी चाहते थे, टैगोर जी के जैसे ये भी चाहते थे कि बच्चे को छोड़ दीजिए, जैसे वो पढ़ना चाहता है वैसे पढ़ना चाहिए। इवन ये खुद 3 बार में अपना हाई स्कूल पास किए हैं। इन्होंने खुद 3 बार में अपना हाई स्कूल पास किया। ये अपने मुंह से खुद कहते थे कि मैं जिस विद्यालय में जाता था वहाँ का जो टीचर थे, वहाँ के जो शिक्षक थे वो बहुत ही रूड थे, यानी कठोर थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे विद्यालय में, ऐसे समाज या ऐसे पर्यावरण की स्थापना करूँ, इन्वायरमेंट के, जहाँ बच्चे जो फ्रीली अपना काम कर सके और फ्रीली शिक्षा ले सके। ठीक, जे कृष्णमूर्ति ने भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में विशेष प्रकार के स्कूल स्थापित किए। क्या ये विशेष प्रकार के स्कूल आप वो ऐसे नहीं मान सकते कि यहाँ पर बोझ वाली, बिना स्टडी विदाउट बर्डन वाली हो सकती है। ठीक, इसलिए इसका नाम विशेष प्रकार के स्कूल रखा गया है। ठीक, आगे क्या है कि उनके द्वारा स्थापित कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो आज भी मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही है। 17 फरवरी 1986 में कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए का एक राज्य है, यूएसए यहाँ लिख देना चाहिए था, यूएसए में इनका देहावसान यानी देहांत हो गया। ठीक, इनकी कुछ कृतियाँ के बारे में यानी कंपोजिशन जो लिखे उसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने हिंसा से परे शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, जीवन की पुस्तक और ज्ञान से मुक्ति आदि पुस्तकें लिखी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी लिखी थी, जैसे ध्यान, अंतिम मुक्ति, प्रथम और अंतिम मुक्ति और अन्य बहुत सारी चीज़ें लिखे थे, बहुत सारी कृतियाँ थी। ये सब जो कृतियाँ हैं ये सब इनकी अनुवादित कृतियाँ हैं यानी रचनाएं हैं। इनकी जो मेन ये सब पुस्तकें हैं, ये जो रचनाएं हैं वो इंग्लिश में हैं। ठीक, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इन्होंने पर्यावरण के बारे में क्या सोचता था या पर्यावरण के बारे में क्या विचार थे। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में कृष्णमूर्ति यानी जे कृष्णमूर्ति के क्या विचार हैं। जे कृष्णमूर्ति के विचार, जे कृष्णमूर्ति एवं उनके शिक्षण के अनुसार छात्रों को प्रारंभ से ही पर्यावरण की शिक्षा से अवगत कराना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप जब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जब छोटपन से ही बचपन से ही उनको जब ऐसी बातें सिखाते हैं तो उस बात को वो हमेशा सीखे रहते हैं। यही जब बड़े बच्चों को सिखाएंगे, एकाएक बात होती है ना, जब एकाएक जब ईवीएस का आ जाता है चैप्टर, इसलिए देख रहे हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूलों में है वहाँ पर एक अलग से सब्जेक्ट चलता है, क्या कि ईवीएस का चल रहा है। उसका बेस यही है, उसका मकसद यही है कि बच्चे जो हैं वो शुरू से ही कम से कम अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानते रहें। उनको छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार उनको शुरुआत से ही पर्यावरण शिक्षा से अवगत कराना चाहिए। ठीक, और क्या कर रहे हैं कि बच्चों को प्रकृति के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वे भी नहीं चाहते थे कि एक चारदीवारी वाला तो स्कूल हो या एक चारदीवारी में बंद कर एक चार दीवार में बंद करके उनको शिक्षा दी जाए। ये भी खुले में शिक्षा का समर्थन करते थे, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे। ये भी चाहते थे कि बच्चे को इंटरेक्ट करने दो नेचर के साथ, बच्चा अपने से सीखेगा। ठीक, तो यही बोल रहे हैं कि बच्चों को प्रकृति के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए
और छात्र जब थोड़े बड़े हो जाएं, यानी जब छात्र थोड़े बड़े हों तो उनमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ विकसित किया जाना चाहिए। यानी जैसे जैसे छात्र बड़े होते हैं या जब छात्र थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो उनमें अगल बगल जो भी हो रहा है सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे जो चल रहे हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज हो गया, यानी और ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी अन्य जितने भी प्रकार की जो वैश्विक और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में उनकी समझ विकसित की जाए, ताकि वे समझ सकें कि कहीं वो भी तो इस प्रदूषण में भागीदारी नहीं रहे उनकी भी, और वे इसके प्रति सचेत हो सकें और वे उसके संरक्षण के बारे में सोच सकें। ठीक, अगला है कि छोटी कक्षाओं में ग्लोबल वार्मिंग, उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन आदि के बारे में जानकारी नहीं प्रदान करनी चाहिए। यहाँ तो बोल रहे हैं कि ये उनको छोटी कक्षा से ही पर्यावरण शिक्षा में अवगत कराना चाहिए, और यहाँ बोल रहे हैं कि छोटी कक्षाओं में ग्लोबल वार्मिंग, उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन आदि के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं देनी चाहिए या फिर जानकारी ना हो, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बच्चे इससे क्या है कि इससे एक दूसरे से इस टॉपिक पर बात नहीं कर पाते हैं। कितना ही बात कर पाएंगे? एक छोटा बच्चा है, एक कक्षा 5 का बच्चा है या एक कक्षा 4 का बच्चा है, वो ग्लोबल वार्मिंग में कितना देर बात कर पाएगा या फिर कितना जानता है उसके बारे में, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में कितना जानता है वो। ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसीलिए वो बोल रहे हैं कि छोटी कक्षाओं में ग्लोबल वार्मिंग और वन उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन आदि के बारे में जानकारी नहीं प्रदान करनी चाहिए। वहीं जब छात्र जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे विकसित की जानी चाहिए। न कि अब जैसे कि हम लोग क्या हैं कि हम लोग का प्राइमरी स्कूलिंग हुई है, तो प्राइमरी स्कूलिंग में बहुत लेट जाकर पता चला कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार भी क्या कि पूरा का पूरा करिकुलम ही चेंज कर दी है, तो वो पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। ठीक, और देखते हैं क्या लिखा है। देखिए इन्होंने क्या कहा एक बात कि हम एक महान भावना होनी चाहिए, हम में एक महान भावना होनी चाहिए सुंदरता के लिए। ये बोल रहे हैं कि वी मस्ट हैव अ ग्रेट इमोशन। ठीक, सुंदरता के लिए, यानी सुंदरता के लिए ऐसी भावना हो चाहिए, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, ऐसी इमोशन होनी चाहिए कि वो सुंदरता सब में हो। किसी को भी देखें चाहे वो कैसा हो, चाहे उस कपड़े अच्छे पहने हो, कपड़े ख़राब पहने हैं या फिर कैसे भी हो, फटा कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, पुराना कपड़ा, नया कपड़ा है, काला है, गोरा है, यानी जैसे भी हो सुंदरता होनी चाहिए, समान सुंदरता होनी चाहिए। बोले ना कि महान एक ऐसी सुंदरता होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। किसके लिए? सुंदरता के लिए, संसार के लिए भी उसमें एक ऐसी भावना होनी चाहिए ताकि वो संसार को एक समग्र के रूप में देख सके। अगर वो पर्यावरण या इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वो ये सोच सके कि नहीं ये बात गलत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन संसार में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अगर आप नुकसान कर रहे हैं उसका प्रभाव कहीं दूसरी जगह पड़ रहा है। तो यही बोला कि संसार के भावना होनी चाहिए और अन्य सारी चीज़ें एक दृढ़ भावना होनी चाहिए, एक दृढ़ भावना, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, विल पावर अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। ठीक, क्योंकि यही भावनाएं हैं जो मस्तिष्क को अधिक संवेदनशील बनाती है। ठीक, इन्होंने ये इनका क्वेट्स है कि यही भावना है जो मनुष्य को अधिक संवेदनशील बनाती है। ठीक, ये रहा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जय कृष्णमूर्ति के विचार। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से आज हमारा सेमेस्टर 4 का यूनिट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे यूनिट 2 और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत ही जल्दी हो जाए। इस समय हमारे महात्मा गांधी के जो मैक्सिमम जो छात्र हैं वो सो रहे होंगे, JNCU के छात्र इसमें जग चुके हैं तो इसलिए वो चिंतित हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।